हेलो दोस्तों, विजुअल आर्ट्स विद विनी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं एंड बिल्कुल वो मुझे दिख भी रहा है। मुझे आपका सपोर्ट मिल रहा है, नई ऑडियंस ग्रो कर रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग का सहयोग है इसलिए हम ये कर भी पा रहे हैं। तो इसी को साथ इसी उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि वेस्टर्न की कला, हम लोग पूरे वेस्टर्न के टॉपिक्स ले रहे हैं और स्टार्टिंग टू एंड हम लोग प्रागैतिहासिक काल से आज रोमन काल, रोम की जो कला है उस पे आ चुके हैं। उसका पहला पार्ट आज हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को विज़िट करें। इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखें। यूनान का हम लोग पूरा कंप्लीट 4 पार्ट्स कर चुके हैं। अगर आपका छूट गया है तो बिल्कुल देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। और प्लीज़ अगर ये वीडियो भी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस वीडियो के आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे रोमन कला, मतलब रोम की कला। लेकिन रोम की कला के पहले में ही हम बोलते हैं, जैसे कि हमने ग्रीक सभ्यता, ग्रीक का वो देखा, यूनानी लोगों को देखा, मिस्र को देखा, मैसीनिया, क्रीट, मेसोपोटामिया, सब पढ़ा, सबकी सभ्यताएं समझी और उनकी कला कहाँ से कहाँ हो गई वो सब हम समझ चुके हैं। आई होप हम आप सबके दिमाग में, अगर आप स्टार्टिंग से मेरे ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, स्टार्टिंग से मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग के दिमाग में अभी तक की कहानी बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, उसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, अब हमको, आप बोल रहे हैं कि रोमन कला है तो हम रोम की सभ्यता नहीं, लेकिन सबसे पहले हमको उसमें एक और एट्रस्कन सभ्यता थी तो उसके बारे में थोड़ा सा देखना है। ज़्यादा इतना हाइपर नहीं है वो, लेकिन फिर भी वो भी एक सभ्यता थी जो उजागर हुई थी, वो पढ़ेंगे। और रोमन सभ्यता का इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्या है, शुरू करते हैं। मिस्र की तरह द्वीपों की इतालवी, मतलब जो इटालियन श्रृंखला है, वो भी भूगोलिक सुरक्षित होने के लिए स्थित थी। क्यों थी? क्योंकि ना ये समझेंगे अपन कि वो आइलैंड के उधर था ना, तो बोलते हैं कि वहाँ के लोग उधर पे सुरक्षित महसूस करते हैं। चारित्रिक रूप से लाभप्रद भू स्थान, मतलब जो प्रॉफिट जोग्राफिकल एरिया था, प्रॉफिटेबल के कारण लोगों को विदेशी आक्रमण के खतरों से सुरक्षित किया गया। मतलब लोगों को प्रोटेक्टिव फील करने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो एरिया था, जो जोग्राफिकल एरिया था, वो बहुत सुरक्षित था। क्यों सुरक्षित था? रिवर के आसपास होने के कारण, वो एक आइलैंड पे था तो इसलिए वो चीज़ सुरक्षित होती है। सेम चीज़ है सभ्यता में हम फॉलो कर ही रहे हैं, क्योंकि लोग नदियों के पास ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को करते थे, तो इसलिए यहाँ पे भी यही काम हुआ है। और विशेषता मकर मौसम, मतलब एक टेम्परेट एटमॉस्फेयर जो होता है, और रोम के शहर के माध्यम से बहने वाली जो टिबर नदी, मतलब देखिए नाइल रिवर, नील नदी के आसपास हमारी मिस्र की सभ्यता जिस तरह से होती है, वैसे सिंधु नदी के सामने सिंधु घाटी सभ्यता होती है। इसी प्रकार से हर सभ्यता के आसपास कुछ नदी जो फ्लो होती है, तो वैसे ही रोम के शहर पे भी कौन सी नदी, टिबर नदी जो है, तिबर नदी, वो मतलब बहती थी। इसलिए वहाँ का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर भी ऐसा रहता था और वहाँ पे लोग अपने आप को प्रोटेक्टिव भी समझते थे। लैटिन की टुकड़ी जिसे टिबर नदी के करीब के क्षेत्रों का निवास किया, इन समुदायों ने में सबसे प्रमुख था, कहा जाता है किसे, रोम को, ये रोमन एरिया लोगों को, कि यह लैटिन समुदाय है जो रोम शहर की स्थापना के लिए गया था। मींस एक लैटिन यूज़ बोलते हैं ना, लैटिन वर्ड्स क्या होता है, तो वो एक समुदाय था, वो एक टुकड़ी थी, वो जो थे उनने वहाँ जाके रोम शहर को की स्थापना की थी। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि कैसे आगे, मतलब हमारा यूनान से रोम कहाँ क्या हुआ वो हम समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक सभ्यता थी और यहाँ पे लोगों ने अपना जीवन इस तरह से स्टार्ट किया था। ऐसा कहा जाता है कि ग्रीक और रोमन सभ्यता की शुरुआत एक ही समय के आसपास हुई थी। मींस देखो दोस्तों, मैं पहले जब क्रीट, मैसीनिया बता रही थी, मेसोपोटामिया, इजिप्ट बता रही थी, लेकिन तो मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि ऐसा नहीं है कि एक ख़त्म होगा तो दूसरा शुरू होगा, नहीं। बहुत चीज़ें साथ ही साथ डेवलप हो रही थी, कुछ उधर हो रही थी तो कुछ इधर हो रही थी। दैट मीन्स अगर क्रीट शुरू हुआ, क्रीट आइलैंड की सभ्यता शुरू हुई, हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं उसको ले आती हूँ कि अगर
क्रीट की सभ्यता शुरू हुई, तो वो ज़रूरी नहीं है कि मेसोपोटामिया ख़त्म होगी तभी क्रीट की सभ्यता शुरू होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि माइसीनिया तभी शुरू होगा जब मेसोपोटामिया इजिप्ट ख़त्म होगा, नहीं, उनके साथ साथ भी वो अपने जो आइलैंड पे, जहाँ पे वो क्रीट आइलैंड पे उद्भव हुआ उसका, वो शुरुआत हो चुकी थी, वहाँ लोग रहने लगे थे। लेकिन किसी भी चीज़ का एक क्लाइमेक्स जो पार्ट होता है, मीन्स जहाँ उनको बहुत नाम कमाने का टाइम मिला, तो वो टाइम सबका अलग अलग रहता है और उसी टाइम को हम कंसीडर करके उसका कला को समझते हैं। तो सेम इधर भी हम बोलेंगे कि ऐसा नहीं है कि रोम की कला को हम 31 AD के आसपास मानते, मतलब उस समय मानते, तो वो उसी समय से चालू हुआ, उससे पहले ये लैटिन लोग या रोमन लोग नहीं रहते थे, ऐसा नहीं है। दोनों, जब यूनानी सभ्यता चालू हुई थी तभी के साथ आसपास यहाँ पे भी लोग इस तरह से रहने पनपने लग गए थे। लेकिन ग्रीक संस्कृति के मामले में यह पड़ोसी सभ्यता, मतलब जैसे जो यूनान थी, यूनान की जो सभ्यता थी, मैं बता चुकी हूँ, भारत, मिस्र, मेसोपोटामिया, उनके साथ घुल मिल गए थे वो लोग, मीन्स एक आपसी सामंजस्य। तो उससे क्या हो गया था, उनको मतलब उनका डेवलपमेंट भी बड़ा अच्छा हो रहा था। ऑब्वियसली है, जब आप आसपास के पावर से मिल लोगे तो आपका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा और आपको ग्रो करने को भी मिलेगा, मीन्स हम लोगों के लिए हम पावरफुल हो जाएंगे, तो और हमारा पॉपुलैरिटी भी उतनी बढ़ेगी। तो वही चीज़ ग्रीक के साथ थी कि वो आज से उनसे मिल लिया था, तो इसलिए जो है भाई उसका तो नाम वाम हो गया था, और हम फिर इतना कुछ पढ़ ही लिए कि कितना कुछ काम होने लगा, मूर्तियाँ बनी, आर्किटेक्चर हुआ, शासन, यूनानी शासनों में यूनानी लोगों ने कितना बढ़िया बढ़िया काम किया, चाहे वो एथलीट का हो, चाहे वो अपने मंदिर में भगवान के लिए हो, उसकी मूर्तियाँ, मतलब बिल्कुल बहुत सुंदर काम किया। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि ये लोग पावर में आ गई थी ग्रीक, ठीक है। उसके विपरीत, अब उसके अपोजिट क्या हुआ, उनकी अधिकांश ऊर्जा जो किसकी, रोमन की, गंभीर आंतरिक लड़ाई से भस्म होने के कारण रोमन सभ्यता तेजी से विकसित नहीं हुई, मतलब वो इतनी तेज़ डेवलप नहीं हुई। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ग्रीक सभ्यता समाप्त हो गई। अब ऑब्वियसली हर चीज़ का स्टार्ट है तो एंड तो है ही, जो कि हम बोलेंगे अगर कि मिस्र की सभ्यता ख़त्म नहीं होती तो शायद हम यूनानी तक उनका काम उस प्रकार से नहीं आता। तो वैसे ही यूनान की भी एक एंड आया, उसका पतन हुआ। मैंने आपको पिछले लास्ट उसमें बता चुकी हूँ कि वो धीरे धीरे कैसे डाउन होने लग गई थी। तो वैसे ही यूनान जब डाउन हुई तब जो है रोमन ने राजनीतिक स्थिरता प्राप्त कर ली थी। यह भी कहा जाता है कि उनकी सभ्यता समृद्ध होने लगी, मीन्स एक डेवलप्ड होने लगी। वो रोमन सम्राटों ने राजनीतिक रूप से एकजुट किया, मीन्स जो वहाँ के अलग अलग किंग थे उस तरह की वो सभ्यताएँ बन रही थी, तो ऑब्वियसली उनने एकजुट किया और द्वीपों के इटालवी समूह को संगठित किया, मीन्स एक ग्रुप बनाया, एक बड़ा वो किया, और जिससे कि उनका साम्राज्य भी अब विस्तार हो गया। ऑब्वियसली जो यूनिटी होती है वो बहुत कुछ होती है दोस्तों। अगर वो लोग सब मिले, उन लोगों ने पहले वो अलग अलग थे तो उनका कोई पावर नहीं था, कोई उन्हें जानता भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो एक साथ हुए तो उनका काम बन गया। अब क्या हुआ, रोमन में लैटिन को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया, मीन्स जो लैटिन वहाँ की लैंग्वेज थी। रोमन साम्राज्य ने प्रशासन और संचार के संचालन के लिए सड़कों और नहरों का निर्माण किया, ठीक है। अब देखिए कहाँ से कहाँ ये सब काम भी होने लगे। ऐसे पहले तो ऐसे कच्चे पकाई उसमें ही रहते होंगे जो भी, अब इनने सड़कें नहरें बनाने लगे। नहरों के कारण बंजर भूमि भी खेती के दायरे में आ गई, नहर बनती इसलिए। हालांकि बाद में अति सुरक्षा के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर सिक्योरिटी के कारण, आलसीपन, रिश्वत, छल इत्यादि के बुरे प्रभावों के साथ शानदार जीवन शैली, अराजकता आदि रोमन साम्राज्य में प्रबल हो गई, जिससे इसका भी एंड हो गया। ऑब्वियसली कोई एक पावर में आता है लेकिन एट द एंड उसका एंड होता है, तो वो उसकी भी बोलता है ना कि उसका भी डाउनफॉल हो गया। अब आप बोलेंगे कि भैया एट्रस्कन सभ्यता क्या है, क्या इसमें मतलब, तो मैंने इसको अलग से नहीं लेके इसको रोमन के साथ ही ले लिया, क्योंकि रोम सभ्यता शुरू हो चुकी थी और ये इस समय कुछ समय के लिए पावर में थी, तो हम इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने इसी के साथ लिया है इसको। तो पहले यह बताया जा चुका है कि यूनानी कला पर बाहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ा था, नो डाउट। इससे पहले कि रोम के लोग इटली में बसने शुरू करते, इटली के एरिया में ही बसे हैं वो लोग, एट्रोस्कन वंश के लोगों ने वहाँ सत्ता कायम कर ली थी। मूल के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, मीन्स जो ओरिजिन है उसके बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं है,
लेकिन रोम का जो इटली में बसना हुआ, मतलब हम आगे पढ़ेंगे, तो उससे पहले उस एरिया में एट्रस्कन नाम की लोग भी, कुछ सभ्यता के लोग वहाँ पे बसने लग गए थे। हो सकता है एट्रस्कन मध्य इटली के तट के पास बस गया। उनका मुख्य व्यवसाय, ऐसा हो सकता है, मतलब ये इतना कुछ ज़्यादा ओरिजिन के बारे में पता नहीं चला है, इसलिए उसको हम एक प्रोबेबिलिटी मानते हैं, ठीक है। तो इटली के तट के पास जो बस गया, उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार और उद्योग, इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार और उद्योग था, ठीक है। इट हैज़ बीन, हो गया। ग्रीक कलाकृतियों के ही भांति अन्य देशों में यूनानी कलाकारों का बहुत सम्मान था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि वो लोग इतने मतलब क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों ने एक हिस्ट्री को देखें तो उन्हें परिभाषा बदली थी कला की, नहीं भूलिएगा, उन्होंने बहुत काम किया है। और इसी कारण आसपास के साम्राज्य में मैंने बताया था आपको कि उनको एक बहुत रिस्पेक्ट मिलने लग गया था। तो वही चीज़ हम बता चुके हैं कि यूनानी कलाकारों को यहाँ भी बहुत सम्मान हुआ। इन कलाकारों के द्वारा अन्य देशों में भित्ति चित्र के अंश भी उपलब्ध हुए, ठीक है। अब देखते हैं पार्सपोलिस में डोरियस तथा जर्क्सेस के विशाल भवनों के निर्माण में फारसी शासकों ने यूनानी शिल्पों में सहायता ली थी। मतलब अब बिल्कुल है कि उन लोगों ने भी यूनानी, मतलब वो इतने श्रेष्ठ आर्टिस्ट थे तो उन लोगों की सहायता उनने ली थी। हालांकि एट्रस्कन का कला रूप स्थानीय और स्वतंत्र था, मतलब उनके तक ही था, इतना कोई बड़ा भी ऐसा नहीं था, स्थानीय था और स्वतंत्र फ्री था वो। लेकिन ऐसा लगता है कि वह ग्रीक कला से प्रभावित हुए, मतलब उनकी अपनी पहचान थी, नो डाउट। लेकिन अभी ये चीज़ लगती है, ऑब्वियसली हम रोम में भी देखेंगे कि ग्रीक का हमको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो सेम ये चीज़ भी कि एट्रस्कन, हम बोलते हैं कि वो फ्रीली काम करे होंगे, नहीं उनका अपना प्रॉपर स्टाइल होगा, लेकिन वो भी ग्रीक से इतनी बड़ी चीज़ थी तो क्यों उससे वो प्रभावित नहीं होंगे। तो उनके काम में भी थोड़ा बहुत हमें उसका इन्फ्लुएंस दिखता है। आगे इस प्रकार सिकंदर की विजय के बहुत पूर्व ही यूनानी फैल चुकी थी, बताया है। कहीं कहीं कला का प्रभाव स्थायी रूप से स्थानीय शैलियों पर भी पड़ा था, ठीक है। एट्रस्कन लोग यूनान से धड़ाधड़ कलाकृतियाँ आयातित करते थे, है ना, मतलब लाते थे। 7वीं शती ईसा पूर्व से ये लोग इस कला से बहुत प्रेरित होने लगे। इस टाइम पे ये लोग बहुत प्रेरित होने लग गए थे, ठीक। अब देखते हैं एट्रस्कन को कुछ लोग इटली का मूल निवासी मानते थे कि वो लोग वहीं रहने के उसने, और कुछ अन्य विद्वान एशिया माइनर से ट्राय के युद्ध के पश्चात इटली में आए आर्यभट्ट भी मानते थे। उनको ऐसा लगता था कि जब एशिया माइनर का युद्ध हुआ था उसके बाद वो लोग इटली में आए हैं, और कोई ये मानते थे कि वो मूल निवासी ही यहीं के हैं। एक निश्चित परंपरा पात्रों की कला में निरंतर जीवित दिखाई देती है। वो तो हम क्रीट से देख रहे हैं, माइसीनिया से देख रहे हैं, क्रीट के कितनी सुंदर पॉटरी हुआ है, पॉट पेंटिंग हुआ है। उसके बाद फिर हमने यूनान में भी उसको कंटिन्यू देखा, मानव आकृतियाँ उसमें बनने लगी। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी हुआ है। एक निश्चित परंपरा पात्रों की कला के निरंतर जीवित दिखाई देती है तथा मिट्टी के पात्रों से लेकर समाधि ग्रह तक विचार में एक सूत्रता मिलती है। मीन्स वहाँ पे भी उनने पेंटिंग्स बहुत सुंदर किया है एट्रस्कन लोगों ने। एट्रस्कन संस्कृति का स्वतंत्र विकास इटली में 8वीं शती से स्पष्ट दिखाई देने लगा है। इस संस्कृति का बड़ी शीघ्रता से विकास हुआ और 500 ईसा पूर्व के आसपास यह उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच गई। ना 800 से 400 का था ये टाइम, 8 से 4 सेंचुरी का था। तो ये इसका जो एक बोलेंगे अपन एक जेनिथ पे पहुंचा है, एक शिखर पे पहुंची है, वो 500 BC के अराउंड वो अपने पीक पे पहुंच गई थी। आगे इन द एंड ऑफ 3rd सेंचुरी, मतलब 3rd सेंचुरी के एंड में रोम की बढ़ती हुई शक्ति, अब जो रोम में हमें बोले थे कि उनका पावर इतना बढ़ चुका था, तो उसके आगे एट्रस्कन नहीं टिक पाया ज़्यादा, क्योंकि वो एक छोटे थे, अपने आप से उनका पावर कम था, वो एक अपने स्थानीय तक ही थे, वो इतना डेवलप नहीं हो पाए थे। तो वो उनकी चीज़ जो है हम इसलिए 3rd सेंचुरी ईसा पूर्व तक मानते हैं, क्योंकि उनकी अब वो चीज़ धुलने लग गई थी, ठीक है। 750 ईसा पूर्व में दक्षिण इटली के क्यूमे नामक स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, क्यूमे नामक स्थान पर यूनानी उपनिवेश स्थापित हुआ था। यहाँ से यूनानी कलाकृतियाँ एट्रस्कन शासन में पहुँची। इस एरिया से जो है वहाँ की कलाकृतियाँ यहाँ पे पहुँच गई थी। रोम साम्राज्य वाले भी
यूनानी की कलाकृतियाँ लेके आए, उसका कॉपी किया, मैंने बताया आपको बहुत कॉपी किया, बहुत उस चीज़ को करा और फिर अपनी नई चीज़ भी डेवलप की थी उनने, हम आगे देखेंगे। तो वही चीज़ कुछ कुछ एट्रस्कन में भी हुआ है। 700 ईसा पूर्व में इसके अनुकरण पर एट्रस्कन क्षेत्रों में कलाकृतियाँ बनने लगी, मींस एक इमिटेशंस बोलेंगे हम उसको कॉपी उस तरह से बनाने लग गए वो। इसमें ज्यामितीय अभिप्रायों के अतिरिक्त नर्तकियाँ आदि की आकृतियाँ भी अंकित थी, मतलब ज्योमेट्रिकल के आसपास साथ साथ उन्हें फिगर्स, डांसर्स के फिगर्स भी आकृति हुए। अब वास्तुकार छोटा ही है, ज़्यादा नहीं है। वास्तुकार में क्या हुआ उनका, तो रोमन शासन से पहले एट्रस्कन ने पहली बार कला के यूनानी विचारों को पेश किया। ठीक, एट्रस्कन मंदिरों को लकड़ी से बनाया गया, लकड़ी से बनाते थे वो लोग, और उनके ग्रीक समकक्ष के समान था, मतलब वो उसके ग्रीक कॉपी के समान पे था, लेकिन वो लकड़ी से बनाते थे। दूसरा, एट्रस्कन वास्तुकार के गालों की डोरिक शैली को बदल दिया और टस्कन शैली का निर्माण किया, जिससे इसे इमारत बनाने में उपयोग किया। ये वाली जो स्टाइल है वो टस्कन स्टाइल है दोस्तों। ये क्या होता है, ये इन्हें डोरिक के इक्विवेलेंट ही होता है, लेकिन डोरिक को थोड़ा सा चेंज करके इन्हें टस्कन किया। उसको हम डीप में रोमन में पढ़ेंगे, रोमन के ऑर्डर स्टाइल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि बस डोरिक को चेंज करके, डोरिक को थोड़ा सा चेंज करके जो है टस्कन होता है। अपने अगले वीडियो में हम जब रोमन के बारे में पढ़ेंगे तो उसको पूरा डिटेल में देखेंगे कि टस्कन ऑर्डर स्टाइल होता है क्या। बस आप अभी इसमें याद रखिए कि टस्कन ने इस चीज़ को शुरू कर दिया था। 2 प्रकार से एट्रस्कन कब्रें हैं, मतलब आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं तो कब्र यहाँ पे 2 प्रकार की, एक की खुदाई की जा रही है, मतलब एक्सकेवेशन उसका किया जा रहा है, और दूसरी निर्मित है, मींस बनी हुई है। एक मकबरे में एक चबूतरा हुआ करता है तथा जिसमें छत भी है, भीतर की दीवारों में चित्र थे जो ग्रीक जहाज़ों पर चित्रों और सजावटी डिज़ाइन की प्रतिकृतियाँ थी। तो दोस्तों ये एक तो ये है जिसका एक्सकेवेशन किया जा रहा है, उसमें ये लोग देखो ये कब्र खोल के इसमें ये सब चीज़ें भी देख रहे हैं, तो इस प्रकार की कब्रें मिली है। दूसरा ये है जो ये पूरी वॉल्स के साथ और इस तरह का जो बना गया, और यहाँ पे देखिए ये पुराना हो गया, पर यहाँ पे वो लोग पेंटिंग्स भी हम आगे देखेंगे वो वाली भी मिली है। तो ये 2 प्रकार की कब्रें यहाँ पे मिली है। दूसरा हम स्कल्पचर देख लेते हैं, मूर्ति कैसे, तो एट्रस्कन कठोर मिट्टी और कांसे से मूर्तियाँ बनाने में कुशल थे। कठोर मिट्टी और कांस, जो ब्रॉन्ज से मूर्तियाँ बनाने में कुशल थे। वे धातुविद के रूप में विख्यात थे। मृतकों की राख से युक्त कलशों पर किया गया राहत मीन्स रिलीफ, ताबूतों पर लगा विज्ञापन उनके कौशल और कारीगरी का अंदाज़ा देता था। ये एक मूर्ति है, नाशपाती की लकड़ी का सिर बोलते हैं, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय था। ये वाली मूर्ति का हेड यहाँ पे मिला है। ऐसे और भी हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट ही ज़्यादा मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग कंफ्यूज हों, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें नहीं बता रही हूँ। दूसरा ये एक और बहुत सुंदर है, ऑरेंजो से प्राप्त कीमीरिया की कांस्य मूर्ति पशु आकृति का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। एट्रस्कन में ध्यान दीजिएगा कुछ पशु आकृतियाँ भी मिली है। तो ये कहाँ पे, ये चिमैरिया, ये ऐसा शेर जैसे इस तरह के पशु हैं, वो उनका स्टैचू है। कहाँ मिला था, अरेजो में मिला था। ये ब्रॉन्ज का स्टैचू है। इस तरह की मूर्तियाँ अब हमको रोम में देखने को मिलेगी। जो भी आगे देखते हैं चित्रकला क्या था, तो यहाँ की समाधि में सुंदर चित्रित पात्र, मतलब पॉटरी बता चुकी हूँ मैं, कांस्य उपकरण, मणिरत्न आदि के आभूषण तथा स्वर्ण, रजत, हाथी दांत एवं अंबर आदि की वस्तुएं मिली है। इस तरह की मतलब जो वहाँ के लोग रहते थे तो उस तरह से मतलब इतना ज़्यादा ओरिजिन का पता तो नहीं पड़ पाया, लेकिन वो ये सब चीज़ें यहाँ पे इनकी खुदाई में प्राप्त हुई है। ये पेंटिंग है, देखिए क्या है ये, मॉन्टेरेजी नेक्रोपोलिस है ना, ये एक जगह है मॉन्टेरेजी नेक्रोपोलिस। मॉन्टेरेजी नेक्रोपोलिस इटली के लाजिया में तार्किनिया इटली के लाजियो में तार्किनिया जगह के पूर्व में एक एट्रस्कन नेक्रोपोलिस है। ठीक है, उसके ईस्ट में ये है जगह। चूने की भित्ति पर फ्रेस्को पद्धति याद रखिएगा, फ्रेस्को टेक्निक से यहाँ पे काम हुआ है। कहाँ पे, एट्रस्कन में, ये मॉन्टेरोजी नेक्रोपोलिस में।
फ्रेस्को पद्धति में अंकित इन विशाल आकार के चित्रों में भोजन, क्रीड़ा, आखेट आदि दैनिक जीवन के विषयों पे चित्रण किया गया है। थोड़ा छोटा है पर आप देख लीजिए कि इस तरह से वो जो मैं आपको बता रही थी उस नेक्रोपोलिस, ये जो कब्र होती है, इसमें उनने पेंटिंग ऐसा किया है। इसमें आकृतियों की सीमा बनाकर लाल, नीले, हरे तथा पीले रंग के पतले वॉश का प्रयोग किया गया है। पुरुषों को भूरे बादामी एवं स्त्रियों को किंचित पीलापन के लिए हुए है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये बादामी कलर और ये हल्का सा येलोपन लिए हुए वो प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन एट्रस्कन समाधि चित्र प्रायः 5वीं शती ईसा पूर्व तक फैले हुए हैं। आग्रास, ये आग्रास की जगह की है। टाइक्लिनियम, ये टाइक्लिनियम के उधर की है। और लियोपार्ड्स, इनके समाधि गृहों के चित्र बहुत फेमस हैं। ठीक, तो दोस्तों चलिए रोमन सिविलाइजेशन भी हम कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत। तो उसका अब इंट्रोडक्शन ये थी हमारा एट्रस्कन, उसकी तीनों चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता चुकी हूँ। अब रोम सभ्यता क्या थी उसके बारे में, उसका इंट्रोडक्शन आज देखते हैं, उसके बाद का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना करेंगे। तो उस समय जब एट्रस्कन सभ्यता मध्य इटली में अपनी समृद्धि के चरम पर पहुँच गई थी तो रोमनियों ने दक्षिण इटली में, मीन्स जो साउथ इटली बोलेंगे अपन, साउथ इटलियों में उनने अपनी उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया। रोमनियों ने दक्षिण इटली और सिसिलिया के द्वीप में अपने उपनिवेश स्थापित करे शुरू किए। कुछ शताब्दी के बाद जब रोम ने ग्रीस को हराया, मतलब जो युद्ध हुआ उसमें उन्होंने ग्रीक को हरा दिया, रोम लोग ग्रीक संस्कृति और कलाओं को लगातार संपर्क में आए, है ना, ऑब्वियसली उसको उनके कांटेक्ट में तो आए होंगे। सांस्कृतिक रूप से ग्रीक दास अपनी जो ग्रीक दास, मतलब एक तरह से देखिए अब वो रोमन लोग युद्ध जीत चुके हैं, है ना, अब हम राजा हो गए और यूनान को उनने अपना दास बना लिया। लेकिन हम बोलेंगे तो कला के माध्यम में यूनानी लोगों का कोई तोड़ नहीं था, तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि जो ग्रीक दास थे वो रोमन स्वामी, मीन्स रोमन राजाओं से बेहतर थे, कला में बिल्कुल थे। रोमन ऐतिहासिक रूप से जुझारू और सत्ता के भूखे थे, उसके लिए वो जाने जाते थे। यूनानी अनुकरण करना शुरू किया उनने, मतलब उनको कैसे भी करके उनको ये चीज़ चाहिए थी, अपना पावर में उनको था कि नहीं यार हम पावर में रहेंगे, तो उन्हें क्या किया, फिर उनको लगा कि नहीं यार ये मेरे दास तो मतलब जो यूनान है उनकी कला हमसे बहुत श्रेष्ठ है और मतलब हमें उनका भी अनुकरण करना चाहिए, तो उनने अपना उसका अनुकरण करना शुरू किया। संगमरमर और कांस्य जो मूर्तियाँ थी वो उनने ग्रीक से रोम के शहर में, इटली में जो वहाँ पे लाना शुरू कर दिया। रोमन ने भी खुद को मूर्ति बनाना फिर अपने स्टाइल से उनने शुरू किया। धीरे धीरे रोमन कलाकारों ने भी एक ऐसी शैली विकसित करने में सफल हुए तो उनकी आवश्यकता और उनके व्यवहार के अनुरूप थी। ठीक है, तो मतलब पहले उनने उसका अनुकरण किया लेकिन फिर उनने एक अपनी स्टाइल भी डेवलप करी, क्योंकि श्रेष्ठ ही इतनी थी यूनानी कला, तो क्यों उनके बारे में वो नहीं सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे। तृतीय शती ईसा पूर्व तक साम्राज्य का दक्षिण इटली मीन साउथ इटली के हेलेनिस्टिक क्षेत्रों तथा यूनान की मुख्य भूमि में संपर्क हुआ। ठीक है, रोम साम्राज्य का प्रथम, मतलब ये वो समय था ना, उनका पतन हो रहा था, तो उस समय रोम कांटेक्ट में था। जब वो खुद जीत हासिल करेंगे तो फिर वो अपना काम करेंगे, लेकिन उस समय कांटेक्ट में थे तो इतना उनको समझ में आया। प्रथम शती ईसा पूर्व में रोमन लोग यूनानी कला के प्रति इतने आकर्षित हुए कि समस्त हेलेनिक जगत के कलाकारों, रोमन शासकों तथा धनी वर्ग के संरक्षण में पहुंचने लगे। मतलब इतना वो लोग इतना अट्रैक्टिव, तो जो हेलेनिक लास्ट जो ग्रीक युग, इनका जितने भी कलाकार थे वो सब उधर संरक्षण में पहुंचने लगे। जैसा हमारी इंडियन आर्ट में हुआ है ना, बिल्कुल हुआ है। राजस्थान से मुग़ल में आए, मुग़ल से पहाड़ी पे आए, इस तरह से कलाकार शिफ्ट होते गए, वो चीज़ होती गई, संरक्षण प्राप्त किया उन्होंने, तो यही चीज़ यहाँ भी हुई है। तो रोम ने के शासक अपने तथा पूर्वजों के व्यक्ति चित्र बिल्कुल पोर्ट्रेट बनाने लगे एवं प्रतिमा निर्मित कराते थे, ऐतिहासिक घटनाओं की स्मृति के भवन बनवाते थे एवं उनके पूजा गृह के चित्रों से अलंकृत कराते थे। ठीक, अब इनका क्या धार्मिक विश्वास था, ये कैसे, जैसे सबका चेंज हुआ है। देखिए कोई लाइफ डेथ के बाद की जीवन पे विश्वास करते थे
कोई तो भगवान ही नहीं मानते थे, कोई भगवान पशुओं को भगवान मानते थे। मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन आपको रिवाइज़ हो जाएगा। आई होप अगर आप मेरे को बिल्कुल फॉलो करें तो आपको रिवाइज़ हो जाएगा मैं किन किन सभ्यता का नाम ले रही हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल कोई ऐसा भगवान मानते थे, कोई ये मानते थे कि नहीं जो डेथ हो जाएगी उसके बाद भी हम जीवित रहेंगे, ठीक है। कोई ऐसा पशुओं को बोलते थे कि ये हमारे भगवान है, कोई सूर्य देवता को हमारे भगवान बोलते थे, कोई बोलते थे कि नहीं जो मनुष्य है वो सॉरी जो गॉड है वो सब कुछ होते हैं और वो एक मानव फॉर्म में मतलब एक ह्यूमन फॉर्म में। तो ये सब चीज़ें सबने अलग अलग बिलीव किया और बिल्कुल क्योंकि इंसान है कोई एक पे नहीं टिका रहता है और हम आज इतनी जिस दुनिया में रहते हैं उसमें भी लोग बहुत अलग अलग विश्वास के लिए हुए हैं, तो वैसे ही विश्वास सबका बदलता रहा। तो देखिए अब रोम वाले लोग क्या सोचते थे। तो व्यवहारिक और लौकिक जीवन में डूबे हुए रोमन का परिवार और घरेलू जीवन शैली के लिए एक विशेष स्वाद था, ठीक है। मतलब जो घरेलू हमको रहना करना उस तरह से उनका वो एक था, डेवलप हो गया था। ईश्वर भक्ति में उनके साथ विचार देना और लेना था। दैट मीन्स कि हम अगर ईश्वर को देंगे तो ईश्वर हमसे हम ईश्वर को देंगे, ईश्वर हमसे लेंगे और हम ईश्वर से लेंगे, ठीक है। ये चीज़ होती है कि हम उनको देंगे और लेंगे, हम उनको रिस्पेक्ट देंगे, हम उनको पूजा देंगे तो वो हमें चीज़ें देंगे। इस तरह का जो भी उनका उस तरह की सोच थी उसके सिद्धांतों पर आधारित थे। यूनानियों के साथ उनके जुड़ाव ने उन्हें ग्रीक देवताओं को स्वीकार किया लेकिन उन्हें अपने लैटिन नेम उनको दिए, ठीक है। उनने ग्रीक गॉड्स को, ग्रीक ने अपने गॉड्स बनाया, उसका ह्यूमनाइजेशन किया, उनको मानवता मतलब उससे पूजा, लेकिन उन्हें भी उस ग्रीक गॉड्स को चाहे वो अपोलो हों, जियूस हों, एफ्रोडिटी हों, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, इन सब को उन्हें भी भगवान की तरह से यूज़ किया लेकिन उन्हें अपना जो लैटिन भाषा थी उसके नाम भी उनको दिए, ठीक है। रोमन ने फिर उसके बाद क्या किया, ये भी किया। दूसरी चीज़ जब रोमन धर्म चल रहा था, मतलब जो रोमन साम्राज्य चल रहा था, तभी हमारा देखिए BC से AD में हम कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। 31 AD तक ये अप्रॉक्स रहेगा तो हम उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसी बीच मैं आपको अपनी एक वीडियो बताऊंगी, एकदम से आपको नहीं समझ आएगा। जो हमारा ये टाइम पीरियड अगर आप लोगों को टाइमलाइन की मतलब आपने पढ़ रखा हो तो आप समझेंगे। जो क्राइस्ट पीरियड होता है 100 ईयर्स का, मींस जो जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बिल्कुल, मुझे आज ही याद आया तो मैं उसका भी एक वीडियो आपके सामने लाऊंगी कि कैसे हम अपनी टाइमलाइन AD और BC को डिफ्रेंशिएट करते हैं और कैसे समझते हैं उसको। तो बस इतना आप समझ लीजिए कि जो रोम साम्राज्य था, रोम साम्राज्य जब चल रहा था तो इसी समय पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था और उनकी डेथ हुई थी। उनका जो टाइम पीरियड था, उनका लाइफ टाइम था, तो वो समय था। तो उसके बाद ऑब्वियसली डेथ के बाद क्रिश्चियनिटी जो उनने जो उसका वो किया, तो उस समय उनने भी, रोम साम्राज्य ने भी क्रिश्चियनिटी को पहले उनने उसको नेग्लेक्ट किया, नो डाउट उनको अपोज किया कि नहीं इतनी आसानी से कोई भी एक नए धर्म को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, रोमन ने आलोचनाओं के बाद भी उनने उस धर्म को, क्रिश्चियनिटी धर्म को भी स्वीकार किया। अब मैंने आपको बोला कि जो ग्रीक गॉड थे उनको उनने एक्सेप्ट किया लेकिन उनने अपने एक नाम दिया उसको। तो बस एक बार देख लेते हैं कैसे नाम चेंज हो गया। जो ज्यूस थे वो जुपिटर हो गए, जो पोसेडॉन थे नेपच्यून, हेड्स को प्लूटो, हेरा को जूनो, डेमेटर को सीरिस, हेस्टिया को वेस्टा, अपोलो का नाम अपोलो ही था, आर्टेमिस, डियाना, ये सब हम एफ्रोडिटी जो हम सब यूनान में पढ़ चुके हैं, एफ्रोडिटी का नाम वीनस, एरोस जो गॉड ऑफ लव बोलते थे उनको क्यूपिड, एरस का मार्स, हर्म्स का मर्क्यूरी, डियोनेसिस का बच्चूस, एस्केलिपियोस का एस्केलेपियोस, हेराकल्स का हेरक्यूल और हेफेस्टोस का वल्कन। दोस्तों इसका हमको हिंदी मीनिंग नहीं मिल पाया ज़्यादा, तो इसलिए मैंने फिर इसको इंग्लिश में ही ले लिया। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। आज हमने अपना रोम का पहला पार्ट कंप्लीट किया है और अब नेक्स्ट हम लोग रोम के वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे और अगर सारे वीडियोस को एक बार नहीं हुआ तो 2-3 बार देखिए, आपको बिल्कुल ये सब अपने दिमाग में बैठ जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।